अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और जब तक ये दोनों पहिए दुरुस्त चलते रहें तो ज़िंदगी का सफ़र भी आसानी से तय होता है। अगर इस रिश्ते में मोहब्बत शामिल हो जाए तो ये सफ़र और भी सुहाना हो जाता है, लेकिन जब मोहब्बत नफ़रत में बदल जाए तो यही रिश्ता एक कर्बनाक कहानी में तब्दील हो जाता है। थाना लोहारी की हदूद में एक ऐसा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। तकरीबन 1.5 बरस पहले एक लड़का और लड़की ने पसंद की शादी की। वालिदैन को शामिल करके एक अलग घर में अपनी ज़िंदगी शुरू की। इब्तिदा में ये रिश्ता मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन कुछ अर्सा बाद बीवी की मोहब्बत शोहर की नफरत में बदल गई। अक्सर लड़ाई झगड़े और बार बार नाराज़ होकर मेके चले जाना और फिर अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आना जिसने सब हदें पार कर दी। बीवी ने अपने शोहर पर छुरियों के वार करके उसे जख्मी कर दिया। ये वाक़या कब, कैसे और क्यों पेश आया, इस बारे में करीबी दोस्त, मोहल्लेदार और ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं वो आपको खुद सुनाते हैं। आइए सुनते हैं मोहल्लेदारों की जुबानी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि किस तरह का एक दिलखराश वाक़या अंदरून शहर लाहौर में पेश आता है और जिसकी FIR थाना लोहारी में दर्ज कर ली जाती है। ये वाक़या है क्या कि बीवी, कोई ऐसी बीवी हो सकती है जो अपने शोहर को छुरियों के वार के साथ कत्ल करने की कोशिश की करे और जो बीवी है उसके बाद ये कहे कि उसने ये वारदात जो है वो नहीं की है। ये मामला है क्या और कहानी शुरू कहाँ से होती है? दो मोहल्लेदार हैं जो ज़ख्मी हैं, इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इनसे हम पूछते हैं, वो दोस्त भी हैं और इस वाक़े को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मामला आखिर इस हद तक पहुंचा कैसे। भाई आप अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शेख उमर याद है। उमर साहब ये बताएं कि बीवी जो है वो शोहर को ऐसे छुरियों के वार मारती नहीं है, क्या हुआ, ये वाक़या है क्या? सर जी बात ये है, एक तो वो अब मेरे ख्याल से बीवी है ही नहीं, वो उसमें औरत वाली कोई है ही नहीं, माँ वाली कोई उसमें जज्बात है ही नहीं। अच्छा, जो बीवी वाले माँ वाले जज्बात होते हैं वो औरत ये काम कर ही नहीं सकती। ठीक है। और हालात अप एंड डाउन ज़िंदगी का चलता ही है साथ साथ। उसने इसके खातिर जॉब भी की, कभी ज़िंदगी में उसने जॉब नहीं की। आप पूरे मोहल्ले में पूछ सकते हैं, ये पिछले मेरे ख्याल से कोई 50-1 साल से ये भी रह रहे हैं। मेरा घर भी है, पास ही है, हम भी इतनी देर से रह रहे हैं। मसला ये हुआ है कि वो मकार औरत है, वो मुंह पे कुछ है पीछे कुछ है। उसने अपने ससुराल में भी नहीं रही। अगर रहने से मुराद ये है कि वो अकेले ही शुरू दिन से ही उसको अलहदा पोर्शन लेके दिया गया, क्योंकि ये मुश्तरका इनका घर है, ताई चाचों का जैसे होता है। ठीक है। तो अभी इनके थोड़े मामला कहीं से, जैसे आपको पता है हर किसी के होते हैं, तो इन्होंने घर लेना था अपना अलहदा से सेपरेट। अभी ज्वाइंट फैमिली में इधर जगह इतनी नहीं है, तो इसलिए जो उनसे है उसको क्या नाम है अलहदा ही लेके दिया गया। कभी इधर से घर वाले कोई गए नहीं, उसकी अपनी मर्जी होती थी, कभी इधर आ गया, ठीक है। वो तो अपनी माँ से मिलने भी बहुत कम, इसकी किलकिल की वजह से, यानी कि इन्हें कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलना है। आज ये हुआ है, देखें आज हम गए हैं, पहले उन्हें टर्म ले ली थी, आज गए हैं, आज झूठी औरत कहती है जी मैं उधर मौके पे मौजूद नहीं, और हम लोगों को पता है। कैसे पता है? उमर साहब पहले ये बताएं कि कैसे वाक़या कैसे होता है, क्या इख्तलाफात से मियां बीवी में? 10 तारीख ना कम से कम ये 7-8 दिन से ना हमजा बड़ा परेशान था। डेली हम सुबह 4-5 बज रहे थे। ये पिछले आप सैटरडे संडे से आप ले लें, इस वारदात से 1 हफ्ते पहले से। तो वो यही कह रहा था कि यार हालात नहीं है, 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार मेरा घर का खर्चा आ रहा था, बच्चे के दूध वगैरह के अलावा, खाने पीने के अलावा। अभी मेरी जॉब भी चली गई और ज़रा कारोबार में लॉस हुआ है। ठीक है। तो लिहाजा मैं कोई ये घर खाली कर दूँ तो फिर उसके बाद जो उनसे है ना मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। साथ वालिदैन के साथ भी लड़ाई झगड़े, वो बेचारा फुटबॉल बना हुआ था, इधर से भी जैसे बात है, जहरी सी बात है, उधर से भी। तो मैंने ऐसे जैसे ही बात हो रही थी तो उसने मुझे ये कहा कि यार क्या करना चाहिए। फिर मैं बड़ा तंग हूँ, मैंने उसे यही कहा, मैं कि यार सब्र कर, इंशाल्लाह ताला ऐसे मामला नहीं होती लड़ाई झगड़े से। हाथ उठाने वाला वो बंदा ही नहीं है, उसने कभी मारा ही नहीं है। ठीक है। ये तो खुद वो भी तस्दीक कर देगी, सबूर कातिला। मैं तो यही अब उसे कातिला ही कहूँगा, क्योंकि ना वो माँ है ना वो बीवी है। और दूसरी बात ये है कि उसका जो मामला था ये 10 तारीख को होना था, मकान खाली। उसकी माँ से हम 4 दिन पहले बात करके हैं, मैं भी गया हूँ, ये भी गया, 2 दोस्त और गए हैं, हमजा गया साथ। उससे यही बात की है, 15-20 दिन का मामला है।
ये 15-20 दिन आप अपने पास रख लें, इधर भी आती रहे, सास की तरफ भी आती जाती रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बच्चे के दूध का खर्चा भी इसकी जिम्मेदारी है और खर्चा पानी वैसे भी देता रहेगा। तो उसका बाप मान गया, माँ मान गई। उन्होंने कहा जी ये जो फर्नीचर आ रहा है इसका क्या करना है। हमने कहा जी ये आपकी अमानत है। हमजा ने कहा खुद कि ये आपकी अमानत है, तो आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ पहुँचा दूंगा, यानी कि जिस जगह कहेंगे हम वहाँ पहुँचा देंगे। कह रही ठीक है, और जब जिस टाइम मैं अपना घर का बंदोबस्त कर लूँगा दोबारा तो आप वापस दे दें, ना भी दे दे कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाक कोई ना कोई सिलसिला बना देगा। ये 4 घंटे हम उसके घर बैठे हैं। 4 घंटे में वो इतनी मकार हो रहा था, मुझे अंदाज़ा हुआ है ना उसका रोना बंद हुआ है सर जी 4 घंटे मुसलसल, और ना उसकी ज़ुबान बंद हुई है। दोनों चीज़ साथ ही चलती रही है। एंड पे ये ऐसे एंड पे ये बात हुई कि फाइनल ये हुआ कि ठीक है जी ये रह लेगी। फिर अगले दिन या उससे एक दिन पहले जो उनसे उसने गोलियाँ खा ली थी, सॉरी एक दिन बाद, यानी कि ये हम जो गए हैं झूठी गोलियाँ। अब क्या सीन होता है, कोई भी गैरतमंद भाई होगा ना, मैं हूँ आप हूँ, घर में मामला तो हो जाते हैं बहन भाइयों के। मैं बच्चा पकड़ के नहीं बैठूंगा रात को 2 बजे और अपनी जवान माँ भी जवान ही उसकी 85 साल की है और 17-18 साल की बहन को नहीं भेजूंगा, जाओ बहन को जाके ढूंढो, और मैं छोटा बच्चा पकड़ के बैठा हूँ। ये जो उन्होंने ड्रामा सीन किया है, ये आपको इसका वाक़ये का इधर जाएंगे ना दरबार चौकी में, आपको उधर से प्रूफ मिल जाएगा। अच्छा, रिपोर्ट हुआ ये दर्ज हुआ है, वीडियो बनाई हुई है। और वो पुलिस वाला भी कोई नस्ली था, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उन्हें टीवी पे है, जो उन्हें लफ्ज़ बोला था पुलिस वाले ने उनके लिए, क्योंकि वो ना हमारा सगा था ना उनका सगा था। वो कहता पुत्र भैया थे आधे घंटे तक तेरी बुढ़ी वापस आई है। उसने जब सिर्फ फ़ोन किया ना दोबारा, एक पहला फ़ोन किया तस्दीक के लिए कि जी ये झूठी रिपोर्ट तो नहीं करवा रहे। जब उसे अंदाज़ा हुआ फिर उन्होंने कहा भैया 15-20 मिनट किथे ना जा घबराना, और ठीक 20 मिनट बाद हमजा को फ़ोन आ गया कि सबूर घर आ गई है, जो 1 बजे से लेके 4 बजे तक नहीं आ रही थी। जब पुलिस वालों के पास गए हैं तो वो 15 से 20 मिनट में घर वालों ने कह दिया आ गई है। ड्रामा, माँ गोलियाँ लेके हाथ में आ रही है जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब उनने गोलियों का पता आपने सुना ही होगा, ठीक है जी, वो कैप्सूल 4 नशा हुआ, उसके पास पैसे आ गए जी, 600-700 रुपये की ये दवाई बनती है। बात आप समझिएगा, उसके पैसे हैं, बच्चा भूखा बैठा हुआ है। जब आप 700 रुपये के कैप्सूल और उसके तो रेंज कर सकते हैं तो दूध के लिए नहीं कर सकते। अब इन्हें दूध क्यों लगवाया? मेरी हमजा के साथ बड़ी क्लोजिंग है। मैंने कहा यार हमजा ये बाजारी दूध जोन सा है ना, बड़ा आगे जाके ना तेरे हालात टाइट हैं, बंदा तंग होता है। कह रहा नहीं यार चल बेगम ने कहा है, मेरी साली का भी बच्चे भी थे। मैं कहा साली का मामला अपने घर है, तेरा मामला अपने घर है, आगे तू तंग होगा। फिर भी इन्हें अपनी बेगम की वजह से कि नहीं जी मैंने दूध लगवाना है, यही दूध जी वो पिलाया। ठीक है, तो ये फिर वाकया कब होता है, ये किस तरह ये सर जी हमारा ना हफ्ते वाले दिन मेरे से बात होती, हमें पता था इतवार की 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख को घर करना है खाली, ये कंफर्म था। ये सामने दोस्त हैं दूसरे, वो आए हैं, वो इलेक्ट्रिशियन एरा का काम करते हैं, उसने मोटर शोटर उतरवाई है, पंखे एरा, जैसे ज़ाहिर बात है सारा कुछ किया। ये रात को उसके पास ही सोया क्योंकि उसकी बेगम उधर थी। तो 12-12:30 बजे ये आया, उसकी बेगम आई, उनकी बहस आपस में चली, इसने मुनासिब नहीं समझने का, मियाँ बीवी की बात है, ये आ गया। फिर कोई 1 बजे के टाइम पे मैंने फ़ोन किया, मैं कहा काटन एरा तो नहीं और चाहिए, क्योंकि मेरा बिस्किट एरा का काम है। तो इसने काटन एरा का पैकिंग सामान के लिए सामान के लिए ये हफ्ते वाले दिन ले आए। करें अभी यार देखता हूँ, अभी और चाहिए होंगे तो देख लेंगे। और कह रहा है क्या नाम है कि आप आओ। उसने ना कभी मुझे गाली नहीं दी, जैसे एक होता है ना इज्जत करता है, बड़ा हूँ। फिर मैंने इसे किया 2:27 पे फ़ोन, तो मैं कहा हाँ भाई क्या बना, मुझे गाली दे के कहता तू अभी तक आया नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वैसे इतवार वाला दिन होता, आपको उधर लेट ही उठते हैं। तो मैं चाय यार बेगम बना रही थी, तो मैं चाय नहीं पी के ना मैं ऐसे निकला, ये नीचे गली में ही था, मैंने इसे साथ लिया, हम चले गए, हमारे ज़हन में भी नहीं। हमने उधर जाके फिर फ़ोन किया, तो इसने ऊपर से चाबी फेंकी है। चाबी फेंकी है मेरे ख्याल से 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, मेरा अंदाज़ा है, अब मैं आपको कैलकुलेशन नहीं पूरी बता सकता। इसके ना चीखे मारने की आवाज़ शुरू होगी, हाय अल्लाह जी मर गया, हमें नहीं पता क्या हुआ। अब मैं यही समझ रहा हूँ एक औरत होगी ना, ज़्यादा काट रही होगी, बाल नोच रही होगी, कोई वाइपर मार रही होगी, बंदा यही ज़हन में एक होता है। फिर वो लॉक खोला है अंदर से किसी और ने। जब ऊपर गए हैं तो ऐसे ही एंटर्स है, जब आप देखेंगे ये सामने पड़ा हुआ है, इनने ऐसे हाथ रखा हुआ है, और अभी भी आप जाके खून देखेंगे तो इसने काम कर दी ये इतनी देर में। अच्छा, छुरियाँ मारी इनने, छुरियाँ भी ऐसे मारी जी, ये बाद में हमें हमजा बता रहा है
पहले उसने जैसे ना इसके पोर्शन में ना खिड़की है ऐसे, उनने चाबी फेंकी है, वो मुड़ा है, वो समझा मुझे ताला लगा है कि पहले इतना इतना दर्द नहीं हुआ। ठीक है। उनने 2 बार इधर किए हैं इस जगह पे, उल्टी साइड पे। तो कह रहा मैंने छुड़वाने की कोशिश की है, यानी कि की करनी भी है। तो मैं समझो ताला लगा है, मुझे तो पता ही नहीं इन्हें छुरी मारी है। तो इधर से करके फिर इन्हें छुरी पकड़ी है, तो इतनी देर में इससे छुड़वा के ना उसने इधर जो मारी है ना छुरी, ये पीछे, और कह रहा है अंदर घुमा दी है। डॉक्टरों के आप रिपोर्ट देखेंगे 4.5 इंच आ रहा है, 4.5 इंच अंदर गहरा जख्म। हाँ जी, 4.5 इंच गहरा जख्म ज़्यादा है, 4.5 इंच इन्हें छुरी गई है अंदर, और बीच में से घुमाई भी गई है। खाली क्या नाम है, ये नहीं है कि छुरी ऐसे, और कोई डराता है ना तो हमेशा मैं आपको डराऊंगा या आप मुझे डराएंगे तो मैं टक लगाऊंगा आपको, कभी मैं ऐसे वार नहीं करूंगा अगर डराना होगा तो। वो ये नीचे भागी, हम इसे पकड़ सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। वो तो सारी है, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी सब जानते हैं। अब तो वो झूठ बोल रही है, मकारपना कर रही है। लेकिन हमजा का फ़ोन इतना निकल गया था कि अगर हम 10 मिनट लेट होते ना, अब ये 2:37 में मुझे फ़ोन आया, 2:47 में ना हमजा ने ना सुबह 11 बजे के टाइम पे ग्रुप बनाया, ये अभी भी मेरे मोबाइल में होगा। उसने 2:47 पे उन्हें हमें वीडियो कॉल किया ग्रुप में कज़नों को कि ऐसा मामला हो गया, कोई और भी देख ले। हम नीचे थे और अल्लाह ने ही उसे बचाना था। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि एक इसका ना मोबाइल हो गया था पहले ख़राब। ये आप देखेंगे ना, ये मेरी ये हमारी हमजा से बात हो रही है 2:35 पे, ठीक है, 2:36 पे। ये जो आखिरी कॉल आई है ना 2:47 पे ना, इसे क्या नाम है, इनने हमें वीडियो कॉल की है। इसमें मैं, इसके ऊपर कज़न रहते हैं 2, वो एक और दोस्त है, वो ऐड है। यानी कि इन्हें नया ग्रुप बनाया, एक दूसरा ग्रुप था, इसका मोबाइल ख़राब हो गया कि इन्हें वीडियो कॉल की, किसी को पता लग जाए। उस औरत में इतना खुदा खौफी तो है ही नहीं ना, उसे इतना खौफ नहीं है कि नीचे 2 आदमी आ गए हैं कि उसने छुरियां मारी। अच्छा, उसके बाद आप हॉस्पिटल लेकर गए? सर जी, इसे बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। पहले तो उतारना एक अजाब लग रहा था, सीढ़ियों का घर है छोटा सा, उसे लेके गए। इस भाई की बहुत बड़ा दिल है, मैं तो काँप गया जी, सच्ची जोन सी बात है। इसने अपनी शर्ट उतारी पहले, फिर इसने बांधी उसके ज़ख्म पे। हमें नहीं पता था कितना गहरा ज़ख्म है, सिर्फ वो अपने मुंह से ही बता रहा था, ना हमारे में हिम्मत थी। और नीचे ऐसे लग रहा था जैसे ना वेड़ा कट गया, क्योंकि उसे 11 बोतलें खून की अब तक लग चुकी हैं, वो वाइट सेल अलहदा लगे हैं। उधर से उठा के ये उधर लेके गए हैं, मैं इधर घर वालों को बताने आया हूँ क्योंकि पिछली गली में ही है। ये मोटरसाइकिल बिठा के 3 बजे उधर लेके गए। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप उसकी कंडीशन कैसी है? सर जी, अभी भी कंडीशन कोई इतनी, ये कह लें कि 100% नहीं है अभी भी, क्योंकि उसका 9 घंटे का तो ऑपरेशन चला है। हम 3 बजे लेके गए हैं, रात को 12 से 12:30 बजे उसका ऑपरेशन ख़त्म हुआ है। वेंटिलेटर नहीं था हॉस्पिटल में, बेचारा 2-2.5 घंटे इमरजेंसी में ही रहा है उनके उधर, क्योंकि आपको पता ही है, और आप उधर गए हैं, आपको पता ही पाकिस्तान का क्या हाल है कि वो कहते हैं जी अभी इंतज़ार करें वेंटिलेटर का। उन्होंने ये भी कहा कि जी दुआ करें कोई अल्लाह माफ़ी दे, कुछ किसी को हो तो आपको दे। 2 घंटे तो वेंटिलेटर का बाद में इंतज़ार किया गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ से भी ऑपरेशन हुआ हुआ है, यहाँ से अलहदा हुआ है क्योंकि उन्होंने जो चेक करना था, यहाँ से भी ऑपरेशन हुआ हुआ है जो यहाँ वार किया, इधर से भी हुआ हुआ है। उससे तो जब आप हॉस्पिटल लेके गए तो यकीनन ये पुलिस केस था जी, तो फिर पुलिस आई मौके पे? पुलिस सर जी, उनकी ना ये मेयोस में ना चौकी बनी हुई है, वो मौके पे आ गए थे। ये चीज़ में हमारा कोऑपरेट हुआ है जो चीज़ हुई है, क्योंकि उन्होंने आगे वीडियो शीडियो बनाई जो बनानी थी, और डॉक्टरों ने ना इसका शुरू कर दिया था, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि 15-20 मिनट लगे थे, 20-25 मिनट उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि ये 10-15 मिनट पहले गए हैं, मैं 10-15 मिनट बाद पहुँचा, ये भाई लेके चले गए थे। अगर 111, 222 का भी हम इंतज़ार करते ना तो लेट हो जाना था, बहुत लेट। डॉक्टरों ने यही कहा कि बहुत लेट। मुकदमा हुआ दर्ज? तो जी 324 का हुआ। मुद्दई कौन है? उनके वालिद साहब है। ठीक है, क्या कहती है पुलिस? पकड़ा उसको, मुलजमा को? सर जी, पीर की रात को हमें FIR आई है, कोई 9 बजे हम हॉस्पिटल में ही थे कि हमें पता लगा था, टाइम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस टाइम उसे 324 का हुआ था, तो उसने पीर मंगल वाले दिन सुबह उनने क्या नाम है बेल करवा ली, 20 तारीख की डेट ले ली। आज हम सुबह गए, आज पहली डेट थी, तो अभी हमारे वकील का वकालतनामा हमारा जमा हुआ है, मैं थोड़ा सा हो गया था, तो उनने फिर अब 8 तारीख की जज ने फिर उसे 8 तारीख तक की बेल दे दी है। भाई आप अपना नाम बताएं और आप। हमजा, क्या हुआ?
मैं ना उस वक्त अपने दोस्त के साथ उसके घर पे मौजूद था। हमने ना सामान वगैरह शिफ्ट करना था, सामान वगैरह पैक कर रहे थे। अब वो अपनी वाइफ सबूर से ना फ़ोन पे बात कर रहा था, मैसेज पे उसकी बातचीत हो रही थी कि 9 बजे ना हमने घर खाली करना है, तो आप ना ये सामान वगैरह ना आएँ और यहाँ से लेकर चली जाएँ। तो तकरीबन 10-15-20 मिनट गुजरे हैं तो वो सबूर घर पर आ गई। मैं उस टाइम कमरे में बैठा हुआ था, ऊँची ऊँची आगे कहती है अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं किसी का नहीं होने दूँगी, तो मैं किसी जगह नहीं छोड़ूँगी। अच्छा, वो सबूर ने ये शोहर को कह रही है? शोहर को कह रही है मेरे सामने, और मुझे कहती है कि आप जाओ। मैंने उस टाइम मुनासिब नहीं समझा, मियाँ बीवी के आपस में 1 मंथ हो गया, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। मैंने कहा आपस में सोल्व ऑफ कर लेंगे। मैं बाहर चला गया, तकरीबन जैसे भाई ने बताया कि इनको कॉल आती है, मैं भी भाई के साथ मौजूद था। हम दोनों उसके घर पे गए हैं। उसने हमें ऊपर से उसकी वाइफ और वो हमजा देखे हैं, तो उसने हमें चाबी फेंकी है। चाबी हम खोले, लोग और डबल लॉक हो गया, लॉक नहीं खुला। अब फिर ऊपर से हमजा की चीखों की आवाज़ें आने लग गई है। हम दरवाजे को लाते मारे हैं, जो सारा इर्द गिर्द वाले इकट्ठे हो गए। फिर नीचे से किराएदार आए हैं, उन्होंने मेन कुंडा खोला। हम भाग के ऊपर गया, कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो हमजा नीचे खून से भरा पड़ा हुआ था और अपने मुंह से कह रहा था मेरी वाइफ ने मुझे छुरियाँ मार दी हैं। उसने मुझे छुरियाँ मार दी। पुलिस ने आपका बयान लिया? पुलिस ने हमारा बयान लिया आज। क्या कहती है पुलिस? पुलिस कहती है इंशाल्लाह ताला तावन करेंगे आपके साथ, गिरफ्तार करेंगे? गिरफ्तार करेंगे। अभी तो उसने बेल करा ली। उसके घर वालों से बात हुई? नहीं, किसी से कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। किसी से बात नहीं? हम ये लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। इनकी शादी को 1.5 साल हो गया है, इनका 6 माह का बेबी भी है। ठीक है, तो ये लव मैरिज कैसे हुई? आप तो दोस्त है, आपको पता होगा। लव मैरिज हमजा की ना फ्रेंड थी ये सबूर, ये ट्विंकल स्कूल में ना पढ़ाती थी, तो उसके थ्रू इनकी बातचीत हुई थी। 6 माह साल इनकी एंगेजमेंट रही है, बाद में इनकी शादी होगी। नाज़रीन, आपने मोहल्लेदारों की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने इस वाक़े के बारे में अपनी राय दी, लेकिन असल दर्द और असल कहानी तो उस शख्स की जुबानी सामने आती है जिस पर छुरियों के वार किए गए, जिसने अपनी जान बचाने के लिए मौत के मुंह से वापस आने की जद्दोजहद की। ये वो शोहर है जिसने अपनी बीवी के हाथों जख्मी होने के बाद अपनी जिंदगी के सबसे कठिन लम्हात देखे। उसका दुख, उसकी फरियाद और उसके जख्मों की कहानी ही इस केस की असल तस्वीर है। क्योंकि जब कोई शख्स खुद अपनी जुबान से अपने ऊपर होने वाले जुल्म को बयान करता है तो वो अल्फाज सिर्फ एक वाक़या नहीं रहते, बल्कि एक चीख बन जाते हैं जो इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये शोहर बताता है कि किस तरह मोहब्बत नफरत में बदली, किस तरह एक रिश्ता जो जिंदगी का सहारा होना चाहिए था मौत के दहाने पर ले गया। उसके अल्फाज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि घरेलू झगड़े किस तरह एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच सकते हैं। आइए सुनते हैं उस शोहर की जुबानी जो अपना दुख खुद बयान कर रहा है। सर मैंने 1.5 साल पहले अपनी भाई से शादी की, सबूर से पसंद की शादी की थी। 1.5 साल से लड़ाई झगड़े चलते आते थे। तो उस दिन ये अपनी माई के गई थी, माँ के घर के गई थी। मेरे साथ मेरा दोस्त हमदा था मेरे घर पे मौजूद। मैंने कान खाली करना था तो अचानक घर में आई है, मेरे दोस्त को बाहर भेज दिया है हमारे मियाँ बीवी के मसले बात करने में। उसने आगे से मेरे से कमर पर जानी हमला किया, जिसके खाओ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। वो कह रही थी मुझे बसा ले, मुझे बसा। मैंने कहा यार मैं कैसे बसाऊँ, तू घर से भाग जाती है, नशे की गोलियां खा लेती है। या पुलिस रिपोर्ट हर चीज़ का सबूत मौजूद है, ऐसी औरों से घर नहीं बसते। मैंने मीटिंग ही जाके समझाया, इसे समझाओ, उन्होंने उल्टा मेरे पे प्रेशराइज करने के लगे। सर मुझे 4 बार हुए हैं, 2 पीछे से 2 आगे से, कमर पे, पीठ पीछे। जानलेवा कातिलाना। नाज़रीन, आपने ज़ख्मी शोहर की गुफ्तगू सुनी जिसने अपने दुख को अपनी ज़ुबान से बयान किया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब वो नौजवान हमज़ा जो पसंद की शादी करके अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करता है, हस्पताल में ज़ेर इलाज होता है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला होता है, तो उसके घर वाले और ख़ास तौर पर उसकी बहनें उस मंज़र को देख कर हिल कर रह जाती हैं।
वो बहनें जो कभी भाई की खुशी में शरीक थीं, आज भाई को खून में लथपथ और ज़ख्मों से चूर देकर अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस करती हैं। उनके दिल पर जो गुजरती है वही असल दर्द है, क्योंकि एक बहन के लिए भाई का दुख सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा होता है। यही वजह है कि इस वाक़े के बारे में जब हमज़ा की बहनें बात करती हैं तो उनके अल्फाज सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चीख बन जाते हैं जो इंसाफ के दरवाजे पर दस्तक देती है। उनकी आंखों के आंसू और उनके दिल की फरियाद इस बात का सबूत है कि घरेलू झगड़े किस तरह पूरे ख़ानदान को हला कर रख देते हैं। आइए सुनते हैं हमज़ा की बहनों की ज़ुबानी। ज़ख्मी जो है हमज़ा वो हॉस्पिटल में है, ज़ेरे इलाज है। उसकी कुछ हालत इस तरह की है कि अभी वो बात भी नहीं कर सकता। जो इस 324 की दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके जो मुद्दई हैं वो ज़ख्मी के वालिद हैं और ये 2 बहनें हैं और ये कुछ अपने भाई के हवाले से होने वाले हादसे के हवाले से कुछ बात करेंगी। इनसे जानते हैं कि शादी जो है वो लव मैरिज थी, पसंद की दोनों ने शादी की, तो फिर इतनी मोहब्बत जो है वो नफ़रत में कैसे बदल गई और शोर को जो है बीवी छुरियों के वार कर। आप बड़ी बहन हैं? अच्छा, क्या आपके भाई की मोहब्बत की शादी थी और मोहब्बत की शादी 1 साल में मोहब्बत ख़त्म हो गई? इतनी मोहब्बत लड़की की तरफ से ज़्यादा थी। वो शादी से पहले हमारे घर आई है, कहती है आप अंकल मुझे, आंटी आप मुझे जहाँ पर भी रखेंगे ना मैं इसके साथ खुश रहूँगी। ये मुझे एक रोटी क्या आधी रोटी भी खिलाएगा ना, हमज़ा तो मुझे झोंपड़ी में भी रखोगे ना तो मैं खुश रहूँगी। ठीक है। तो आप इसकी ज़रा झोंपड़ी जाके देखें हमने कहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है। लेकिन इसने साबित किया कि वो औरत नहीं है और हमें इतना यकीन ही नहीं आ रहा सीरियसली कि उसने इस हद तक वो चली जाएगी। वो बदतमीज़ थी, बेहया थी। अच्छा, वो लव मैरिज थे, क्लास फेलो थे आपस में? नहीं, स्कूल फेलो थे, क्या था? नहीं, वो किसी दोस्त के थ्रू उनको क्या कहते हैं मिली थी। ठीक है। तो फिर आपके भाई ने घर कहा कि मैंने शादी करनी है, घर वाले मान गए, सब लोग शामिल हो गए शादी में? नहीं, उस टाइम नहीं माने थे। जाहिर सी बात है, मम्मा ने कहा था मेरी एक बहू है और हमारी फैमिलीज़ में एक ही भाई है आपका? जी, इकलौता भाई है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद हमज़ा है। ठीक है जी। तो हमारी फैमिलीज़ में आउट ऑफ फैमिली में ना बहुत कम की जाती है शादी। ठीक है। तो मम्मा ने कहा पहले हमारे कुछ मैच्योर बड़े लेके जाऊंगी, मैं देखूंगी किस तरह की फैमिली है। लेकिन हमज़ा का यही था कि करूंगा तो यहाँ पे ही करूंगा, मम्मा करनी है बस आप जाएं। बहुत ज़्यादा कन्वेंस किया और उसे पता था कि सबकी उसमें जान है, सब मोहब्बत करते हैं तो सब मान ही जाएंगे। खैर टू द पॉइंट वो मान गए हम सब। शादी भी इनकी तय हो गई। इसकी लास्ट 2024 में शादी हुई है और इसका क्या कहते हैं अक्टूबर में शादी हुई है। 1.5 साल शादी को हुआ, 6 माह का बेबी है, माशाल्लाह इतना क्यूट बेबी है। तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि वो कुछ नहीं यही सोच लेती कि मैं एक बच्चे का बाप उससे छीन रही हूँ। आप यकीन करें मेरे भाई ने आज तक अगर कुछ बर्दाश्त किया ना सिर्फ अपने बेटे की खातिर, वो यही कहता था कि माँ मुझे भी कोई लड़की मिल जाएगी दूसरी, उसको भी शौहर मिल जाएगा अगर मैं अलहदगी अपनाता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है ना वो रुल जाएगा। वो भी बहुत मासूम है, 6 माह की क्या एज होती है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन ये कोई इतनी कोई बदतमीज़ औरत थी, इसने ये नहीं देखा छोटा बच्चा है उसको छोड़ के चली जाती थी। इवन के वन व्यू पे एक वीडियो भेजती थी। वन व्यू समझती हैं जो सिर्फ एक दफ़ा ही खोली जाती है। उसके दिल में डर होता था तो वन व्यू भेजती थी, हमज़ा जल्दी आ जाओ घर, उसको झटके आ रहे हैं। कोई अपने बच्चे को इतना मोहरा बना के इस तरह की गंदी बातें और झूठी बातें, जी बहुत ज़्यादा। वो काम से फ़ौरन भागता हुआ आता था। उसने आज तक जॉब नहीं की, इसकी खातिर वो जॉब करने लग गया कि मेरा काम नहीं है, इतने ताने देती है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती, तू घर बैठ जा, तेरे बच्चे मैं पालती हूँ। कितने बच्चे थे? एक बेटा था। उसने कहा तू इस तरह ना कहे, अप डाउन ज़िंदगी में आते, मैं तुम्हें जैसे भी खुद भूखा रह जाऊँगा, खिलाता ही हूँ ना। उसको समझाने वाला हर कोई बुरा लगता था, किसी का भी कहना नहीं मानती थी। हमारे चाचे ताए अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नज़र से बचाए, सब में इत्तेफाक है। लेकिन सब ने ये कहा गंदी कुड़ी लाया हो, इन्नी घटिया गल्लां कर दिया तुम्हारे बारे च जो हम शुरू से जानते हैं हमें। और वो 1.5 साल में आके फूड डलवाना चाह रही थी, तो इतना तो समझ आ जाती है सबको कि वो किस कैटेगरी की लड़की है। ये मेरी बहन अनमैरिड है, वो इतनी घिनौनी बातें करती थी इसके साथ।
इसके पर्दे पे इतराज़ था, कहते थे ये क्या किया हुआ, हिबा, हिबा नाम है इसका, माई लगती है उतार दो। इसको ओपन माइंड बनाती थी, कहती थी कहीं जाना है तो आओ चलते हैं। इसने कहा मम्मा नहीं है तो मैं पापा से नहीं, पापा के पूछे बगैर नहीं जाती, परमिशन के बगैर। कोई बात नहीं, मैं अंकल से बात कर लूँगी। और बाद में कहती थी हिबा ने तो कहा था मैं पापा से, मतलब छोटी छोटी बातों से लेके ना हमारा घर इतना माहौल डिस्टर्ब हो गया हुआ था, हमने आना जाना ख़त्म कर दिया। तो मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इचरा में रहती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने ना, मेरे हस्बैंड ने एक ही बात की थी, अगर जाना है तो इज्जत से जाना है, उनके कभी भी इंटरफेयर नहीं करना घर के मामलात में, तुम भी एक बहू हो। मैंने कहा ठीक है। मैं आज तक नहीं बोली। इवन कभी कोई मसला होता भी था ना तो मैं यही कहती थी कि पापा कोई बात नहीं, मम्मा कोई बात नहीं, आप यही देख लिया करें कि मैं भी आयशा है ना, इग्नोर बेटियों की बातों को किया जाता है, आप भी करें, कोई मसला नहीं, इनको समझा के हमेशा जाना। ठीक है। इस चीज़ की सबूत तू भी गवाह है, तू यही सोच लेती कि तेरे साथ हमने ससुराल वाला कोई किया ही नहीं रवैया। इसकी बहन हमें कहती है सबूत तू बड़ी खुशकिस्मत है, तुझे तो ससुराल वाले मिले ही नहीं, तू गई क्या थी और बन के क्या निकली है। ऐसे आई थी। अगर हमने उसे इतना ना खुश रखा था तो इतनी मोटी ताज़ी कैसे होगी। मेरे भाई को तूने खून चूस लिया और तेरी सेहत अपनी तूने कैसी बना ली। उसके हमें लगते हैं वो कैरेक्टरलेस भी थी, क्योंकि हमजा बाहर होता था, वो ये कहता था तुम पीछे अकेली होती हो, मेरा काम में ध्यान नहीं लगता, तुम ना जब देखो मुझे यही कहते रहते, मैंने नहीं जाना तुम्हारी फैमिली में। वो कहता मुझे ना तुम्हारा ध्यान लग, मेरा मुझसे काम नहीं होता, मेरे पे प्रेशराइज होता है। अकेले घर में रहती जी, हूँ, बेटा हाँ, छोटा ऊपर सा। नीचे सब गैर रहते हैं तो मेरा मसला होता है। बहुत बदतमीजी करनी, इसने कहना झूठ बोल देना, हाँ मैं सो रही थी, ये सोती नहीं थी, ये जाग रही होती थी या कुछ भी। इसने हमजा कहता कई दफ़ा तो मैं कहे बगैर यानी कि बताए बगैर आया भी गई घर पे है कि नहीं, कई दफ़ा घर से निकली होती थी, झूठ बोलती थी। हमजा को पता नहीं अपनी बहन के घर निकले, वो कहते थे हमजा नहीं, हमजा मुझे बाहर से छोड़ के चला गया। कि बहुत से छोटे छोटे मामलात होते होते इस हद तक बात आ जाएगी, हमें ये नहीं पता था कि ये इतना गिर जाएगी। एक बच्चे का बाप छीनना चाहेगी अपना, जिसे कहती थी मैं मोहब्बत के दावे करती थी, बेसिकली मैं देखूंगी। मैं भी एक औरत हूँ, अप डाउन सबकी ज़िंदगी में आती है, और औरत का तो गुर्बत में ही पता लगता है सर, औरत का गुर्बत में ही पता लगता है कितनी तो वफादार थी। कहने को तू कहती थी मुझे आधी रोटी भी खिलाओगे मैं रह लूँगी, आधी रोटी तू खा ही ना ली। तूने तो भाई को कत्ल करने का पूरा प्लान किया था। सर्जन रो पर आप यकीन करें, वो कहता है मेरी लाइफ में ऐसी सर्जरी हमने नहीं कभी की, आपकी बहू थी या जला थी। आप कह रहे लव मैरिज, नफरत, मैं कहूँगा कि शादी नहीं, लव मैरिज नहीं थी ये, उसने नफरत अपनी कोई निकाली है, दुश्मनी निकाली है, कोई दुश्मनदारी थी। सब ये पूछ रहे थे, हमने कहा हमारी किसके साथ दुश्मनदारी होनी है, अंदरून के रहने वाले हैं लोग, यही समझते दुश्मनदारी। आप हमारी गैर मौजूदगी में आके सबसे पूछ लें, पता लग जाएगा। पूरा हॉस्पिटल रश से भरा हुआ था। अगर इतने दुश्मनदार थे तो क्यों रश था, क्यों इतनी माओं की दुआएं थी, क्यों इतने बच्चे रो रहे थे। खाना काबा में दुआएं हो रही हैं। इटली में मेरे मामू रहते हैं, वो कह रहे हैं इस बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा इकलौता, तुम्हारी माँ का भाई है, तुम्हारी माँ का इकलौता बेटा है। और सबूर भी 3 बहनों का, इनका भी एक ही भाई है सर। ये जैसा करेगी इंशाल्लाह इसके साथ वैसा होगा, और हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं कि पुलिस इंसाफ कर रही है? पुलिस ने मौके पे ना कुछ खास हमें नहीं, मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। बाकी सब कुछ भी कहीं कोऑपरेट करी थी, मुझे नहीं नज़र आई। क्यों, मुझे मेरे हैंड ओवर की गई हमजा की शर्ट जो मौके पे उसके तन पे थी, जो ब्लड लगा हुआ था। जब डॉक्टर्स ने उसकी सफाई करना शुरू की, ब्लीडिंग बहुत हो रही थी, तो वो सब ने कहा कि मेरे हैंड ओवर कर दी, मम्मा की हालत नहीं ठीक थी। उन्होंने कहा जब तक पुलिस नहीं ना कि आपने किसी को देनी नहीं। मुझसे एक लड़का लेके जाता, पुलिस बाहर शर्ट मंगवा रही है, वो फ्रेंड ही था, वो कहता मैंने पुलिस को ही जाके दिया। मौके पे जब पुलिस जाती है, लोहारी की हॉस्पिटल की पुलिस कहती है मैं हमने ले लिया। पुलिस जाती है कि हमें कपड़े दे दें, वो कहती है हमारे पास कपड़े नहीं हैं। वो बाद में पूछता चल रहा, कहते डॉक्टर ने थोड़ी स्कार्ट कर दी थी, उसमें तो ब्लीडिंग कितनी स्मेल थी, ब्लड ही तो उसका निकला था, जो इतना ब्लड निकला, 12 बोतलें खून की लगी हैं, तो वही तो चाहिए था हमें। उन्होंने वही सबूत ख़त्म करवा दिया। और वो कह रही है मौके पे कि मैं हूँ ही नहीं। अब उसने इंटरम बेल करवाई है, जी। तो पुलिस क्या कहती है कि उसकी तो जो है इंटरम, वो कह रही है हम पीछे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इसकी ज़मानत ख़त्म करवाएंगे, और भाई ये जितना क्या भी कहता है? भाग जाए। भाई क्या कहता है? वो कहता है मुझे मेरा बच्चा ला दो, बच्चा उसको किसके नुकसान पास है, बच्चे के बगैर आई थी, अब हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, अभी भी हमें कोई भी बच्चे की खबर नहीं है। अच्छा जी, बच्चा उसी के पास है? जाहिर सी बात है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले लेकर गई हुई है, बीच में पूछे बगैर उसके पास चाबी थी, उसने छुपा के ना एक चाबी बनवाई हुई थी। तो कई दफ़ा वो घर से गोलियां भी लेने आई है। हमजा भाई जैसे है तो उसको कहती थी आओ, वो कहता मैं दोस्तों में बैठा, मुझे शर्म आती, आज तक मेरी बहनों ने मुझे कभी आवाज़ नहीं दी। कहता इतनी रात को तुम क्या करने आई हो, 1:30 बजे के टाइम वो घर से बाहर, इतना गैरत भाई है घर। उसने पूछा तुम्हारा भाई कहाँ पे है, कहता घर पे सो रहा था। कहता बहुत गैरतमंद है, क्या करने, कपड़े लेने नहीं आई थी ये, उस दौरान अपने घर से गोलियां लेने आई थी।
हमजा बता रहा था कि गोलियां लेने आई है इसने उस रात को ही, उसी 1:30 बजे के टाइम का था। मैं घर छोड़ के गया हूँ तो जाने लगा तो इसकी बहन कहती हमजा भाई पर सुहान को देख लें। उसने कहा अभी नहीं। जब दिल इंसान का टूटा होगा, इतना मैं मुखलिस तेरे साथ चलूँ, तूने मेरा कोई सिला नहीं मुझे दिया, कभी तो मेरे साथ सिंसियर होती। कहता अभी नहीं। कहती तुझे अब तो तुझे आना पड़ेगा। इसने ये लफ्ज़ बोल के ही ऊपर चली गई। उसके बाद इनके घर से कॉल आती है सबूर नसगी है, सबूर ने गोलियां खा ली थी, उसका बड़ा बुरा हाल है। एक तरफ माँ कह रही है सबूर के हाथों में गोलियां छीन ली थी, एक फ़ोन के ऊपर कह रही है दरअसल हमजा के मसले चल रहे थे ना, पापा ने हमजा से मोबाइल ले लिया, वजह सेमिस की कि मेरा बेटा इकलौता है, ये जितना इन टच रहेगा, ये प्रेशर होगा। वो इतना खामोश हो गया वजह सर, वो कुछ भी नहीं बोलता था घर आके। सब फैमिली वाले कहते थे, मेरी फूफो वगैरह कराची में भी होते हैं, वो कहते हैं हंसने खेलने वाला बच्चा तुमने किस चुड़ैल के हाथ में दे दिया, तबाह कर दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। वो कुछ भी नहीं बोलता था, वो तो आता था बस कहता था मुझे सुकून लेने दो, क्योंकि वो सेपरेट था और वो जॉइंट फैमिली में पला बड़ा था। वो रौनक पसंद करता था। तो हम कहते थे क्या हो गया, कुछ तो बता। अंदर ऐसे जैसे उसके अंदर बहुत बड़ा लावा था। एंड टाइम पे कॉल पे उसने इतना ज़रूर कहा है, तब सबूर मौजूद थी। इन्होंने घर खाली करना था, मम्मा कॉल पे बार बार पूछ रही थी हमजा कोई आया है? कहता है मम्मा अभी कोई भी नहीं आया। मम्मा मैं और हमजा हैं, इसके जो फ्रेंड है हमजा। मम्मा कहती है अच्छा। मम्मा एक मिनट दरवाज़ा करके, मम्मा सबूर आई है, ये कॉल पे है, मम्मा से यूँ बात कर रहा हूँ। मम्मा कहती है सबूर आई है, उसका आज क्या काम, मुझे तो सामान साथ को नया। कहता है मम्मा अकेली आई, सुहान कहाँ पे? मम्मा अकेली आई है, यही बोल रहा है। इतने में इसने दोस्त ने देखा कि मुनासिब ने, कहती तुम ना इसको समझाते नहीं हो। कहता आपका अपना पर्सनल मैटर है, मैं नहीं बोलूँगा। वो कहता प्राइवेसी थी, मैं नीचे चला गया। वो 2-3 दिन से इसके साथ ही रह रहा था, उसका नाम भी हमजा है। तो वो कहता मैं मुनासिब ने समझा, मैं नीचे चला गया। इतने में इनकी आपस में बहस हो रही थी, गली में आवाज़ आ रही थी। कहता हम आगे पीछे हो गए तो कोई आधे पौने घंटे बाद हमजा की कॉल आती है कि यार उत्ते आओ। कहते हम गली में मौजूद थे, हम जब नीचे गए खिड़की में तो इसने चाबी फेंकी तो कहते हमसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तब तक सब सूरत हाल ठीक थी। कहते सबूर ने भी ऊपर से विंडो से देखा और इसने भी, तब कोई मसला नहीं था। तो एकदम से ना कहते चाबी हमसे दरवाज़ा ना खुले तो इसने ना ऊपर से ना कहते ज़िंदगी में आज तक हम इसने गाली नहीं दी। कहते ऊँची आवाज़ में बोला ओए जब मर जाऊँगा उदो आओगे, आ इतना ऊँची ऊँची शोर मचाना शुरू कर दिया। कहते मोहल्ले वाले घबरा गए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी आपको अंदरून की गलियाँ आमने सामने सब रहते हैं। कहते हमें नहीं पता था इस हद तक मामला होगा, कोई डंडा मार दिया होगा या कुछ इस तरह। तब हमें भी ये लगा शायद सबूर को हमजा ने मारा है, हमजा ने सबूर को मारा है। कहते हम भागते हुए बड़ी, दरवाज़ा ना खुला, हमने दरवाज़ा किया तो अंदर फैमिली जो नीचे रहती है वो आई। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते जब ऊपर फ़ौरन से भागते हैं, देखते हैं, कहते आगे तरप रहा है, लेटा हुआ है, रोता जा रहा है। यार मनु मार के तनु किया सिर्फ मनु छड़ के ना जाएंगे, अपने दोस्त को कह रहा है। उस टाइम उसको मुनासिब नहीं लगा था रहना पास, वो चला गया था। कहते बोलता जा रहा है मनु वर्ड। कहता मैं पूछ रहा हूँ कौन? कहता मैं भागता हुआ ना, उसकी जो हालत थी मैंने कमरों में देखा। कहते आप ही जब मैंने यूँ देखा ना, खून इतना बह चुका है। कहता मैंने कहा इस टाइम इसको जान बचाओ। कहता मैंने 112 पे कॉल भी नहीं की। उस टाइम फ़ौरन से मैंने ना इसको बस वो अपनी शर्ट वगैरह फाड़ी, जितना टाइट। कहता पीछे बहुत दर्द हो रही है। कहते पीछे इतना गहरा था का उस टाइम जो वो बता रहे हैं, वो तो हमें बाद में बेसिक बातें जितना टाइम गुजरता गया, डॉक्टर और सर्जन जो ऑपरेट करे थे वो बता रहे थे जी। वो कहते हैं शर्ट फाड़ी तो इसने ना आवाज़ें दी, कोई आएगा, मर गए, कितने रह गए सारे। शोर सुन के तो सारे इकट्ठे, ऊपर कोई नहीं आ रहा था। कहते नीचे से 2-3 आदमी आए। तो ये जो उमर है ना इसका दोस्त, उसको हमजा ने भेजा इधर इस घर में कि जा उन्होंने घर जाके बुला के आके ना हमजा वेख के उसकी की हालत होती बुढ़ी कर गई है। वो रोता हुआ यहाँ पे आया है, हमजा दी फैमिली कोई आई है, बिलाल मुबीन मेरे कज़न्स हैं, आवाज़ें दे रहा हूँ ऊँची ऊँची। सब डर गए, शायद उम्र की कोई लड़ाई हो गया हमारी फैमिली में, कभी ये मोहल्ले में किसी के सब एक हो जाते हैं जी। तो वो खून से भरा हुआ, सब घबरा के शायद इसकी कोई लड़ाई हो गया। बस उसने जब ये बोला ना हमजा दी बुढ़ी ने उन्हें छुड़ियाँ मार देती हैं। हमारे घर की औरतें एकदम से भागी हैं, ऊपर से चीखो पुकार हो गया। तो मैं खैर इधर मौजूद नहीं थी, लेकिन सबके एक ही बयान और सब ने यही कहा कि उस टाइम हम पे क़यामत टूट रही थी। चादरें पकड़ी हैं, जब भागी हैं तो कहते हैं हमजा को एमरजेंसी ले गए हैं। ऐसे सब एमरजेंसी चले गए। उस टाइम दिमाग ही नहीं काम किया कि हम 15 पे कॉल चला दें, कोई सब ही एमरजेंसी चले गए, बच्चे से लेके कज़न बड़े हर। वहाँ मौजूदा हालत ये थी, एमरजेंसी में डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत ये है, 5 अभी फ़ौरन से पहले ना खून की बोतल के अरेंज करो जी। मौके पे एमरजेंसी में कह दिया। सारे दोस्त उधर फैल गए, कोई स्लिप बनवा रहा है, कोई बयान दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस टाइम हम इसमें बिज़ी हो गए। तो बस वो यही कह रहे जा रहे हैं पप्पा को ना मेरे बुलाना। मेरी मम्मा कौन आया?
मेरी मम्मा को मेरी हालत ना बताना, वो नहीं देख सकेगी, मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि उसने उसको इतना बदजन कर दिया हुआ था, इतना मेंटली टॉर्चर करती थी, वो माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने में मजबूर हो गया हुआ था, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी। बाद में आके कहता था कि मैं आप लोगों के साथ ना अच्छा नहीं कर रहा, मुझे ना अंदर ही अंदर गिल्ट होता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। एक ज़मीर होता है, वो मुलामत करता है कि आप गलत कर रहे हो माँ बाप के साथ। लास्ट कॉल पे उसने ये ज़रूर कहा था, मम्मा आपसे बहुत कुछ मैंने छुपाया है, बताऊँगा टाइम आने पे। क्या पता सबूर ने, क्या कहते हैं, ये बात सुनी तो उसके दिल में ये था। अब हमज़ा ने कहा है कि जब उसने मुझे मारा है ना, तो ये लफ्ज़ बोला है, तुझे मैं बताती हूँ कैसे छोड़ा जाता, तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं। अच्छा। उसने उसको तो मार दिया, खुद को तो आज़ाद बन के फिर दिया। और अब वो कहती है कि मैं तो मौके पे थी नहीं, मैं मैदा वॉश करवा के पता नहीं घर में लेटी हुई थी। कितने झूठ सच बोल देगी। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि भाई की जो तबीयत है वो डॉक्टर क्या बताते हैं कि कैसी है? डॉक्टर कहते हैं सिर्फ दुआ करें, इस टाइम आपका बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। तो आपको ये बताती हूँ, इमरजेंसी में जब ज़ख्म साफ़ हो रहे थे, डॉक्टर्स ने कहा इसका ऑपरेशन होने लगा है, ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले भी उन्होंने कहा 4-5 बोतलें रखना अरेंज। अच्छा, पहले लग चुकी हैं, क्योंकि वो अंदर खून ठहर नहीं रहा था, जैसे बोतल लग रही थी वो निकलता जा रहा था खून। तो डॉक्टर्स कंफ्यूज थे कि सर्जरी होगी तो पता लगेगा क्या मामला है, जो ब्लीडिंग इतनी हो रही है। ऑपरेशन थिएटर में लेके कि पापा से बार बार आके साइन हो रहे हैं, आप अंगूठा लगा दें, एक सर्जरी है। उन्होंने एक कैमरा डाल के किया, वो कहते हैं हमें पता नहीं लग रहा क्या है, पूरा बाईपास की तरह यहाँ से उन्होंने ऑपरेट किया है। उसमें उन्होंने देखा कि जिगर को इसने इफेक्ट किया है। फिर उन्होंने हमजा से पूछा ऑपरेशन के टाइम पे, उसने कहा मुझे मार के ना घुमाई गई है पीछे से छुरी, तो मैं चीखे मार रहा हूँ, फिर इसने मेरे आगे वार किया है। फिर वो डॉक्टर ने कहा तेरे आगे वार नहीं किया, तेरे पुत्र शाह रखते वार किया है। मौलवी थे, वो कहते हैं अल्लाह ने आपको बचाया, आपने बचाव किया ना, आपके दिल के शरियाने फटी हैं, दिल की शरियाने फटी हैं, शुक्र करो कि 2-3 इंचेस का डिफरेंस था, वरना इसकी वो दिल फटता तो मौके पे डेथ हो जाती। सर्जन की बकौल पापा को उन्होंने हौसला दिया और वो कहते हैं आपको इस टाइम साइन करने पड़ेंगे, लेकिन आपके बेटे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बचाने की, लेकिन वो मार गई है, आपका बेटा मर गया हुआ है। ये अगर है तो विल पावर है जो उसको बचा ले, ये उन्होंने बात कही। और पापा कहते मैं रो रहा हूँ और मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ कि वो क्या कर गई। इतने में पापा को कॉल आती है कि बट साहब की हुआ थोड़े, पापा कहते कुछ नहीं हुआ। वो हमजा का पार्टनरशिप में जो दोस्त था उसकी कॉल थी, पापा का मोबाइल टच था घर पे, उधर से कॉल आ रही थी घर पे, उसने वॉइस मैसेज बट साहब कॉल चुको, ਤੁਹਾਡੀ नो मैंने तंग कर रही है, ਤੁਸੀਂ फिर कहोगे मेरे घर के मामला थे बोलना है। मेरी सिस्टर जो कैमरे में अभी अलाउ नहीं है उन्हें, वो नहीं आना चाहती, उनको कॉल आई तो वो कहती सब एमरजेंसी थे। मैंने कहा पता नहीं क्यों ये कॉल करा है, उठा के इसने कहा कि आप हमारे घर के मामला में ना बोलें तो आप क्यों हमें कॉल करें। कहते बेटा पापा कहाँ पे है, कहती वो एमरजेंसी में है, सबूर ने हमजा को छुड़ियाँ मार दी। कहते वो तेरा पल्ला हो गया, इस वजह तो मैंने कॉल करी है, उमर मुझे बचा लो, उमर मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि हस्बैंड के दोस्त से इसके क्या ताल्लुकात थे, इसने ये हरकत करने के बाद उसको कॉल ही क्यों की और उससे मदद क्यों मांग रही थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये माइक ज़रा दीजिएगा बहन को, छोटी को। बेटा आपका जो है वो भाई आपसे बड़ा था, थोड़ा प्यार होगा भाई का आपस पे, तो क्या भाभी के साथ क्या कैसी अंडरस्टैंडिंग थी? उनकी वजह से कम थी, वो बहुत लड़ाई झगड़े करती थी हम सबके साथ ही, उन्होंने बहुत नफरत पैदा कर दी हुई थी। ठीक है, जब भाई की शादी हुई तो ज़ाहिर है सारे घर वालों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी भाई के बारे में, तो थी कि बीवी उसकी उसको छुरियां मार देगी? बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर क्या वजह थी? आप ज़रा माइक थोड़ा करीब करें। क्या वो जितना प्यार करते थे ना उनके साथ, सोच भी नहीं सकते थे कि वो इस तरह हरकत कर सकती है उनके साथ। ठीक है, तो क्या इख्तलाफात की आपको क्या लगता है, कोई माली मामला जो थे ठीक नहीं थे? वो भी थे, लेकिन वो टॉर्चर भी बहुत करती थी भाई को। जब भी लड़ाई होती अपने बेटे को लेके आ जाती थी कि जुहान को देख लें, जुहान को देख लें, उसकी वजह से 3 दफ़ा सुलह हुई इनकी, लेकिन अब तो वो हद ही पार कर दी उन्होंने। तो आपके वालिदैन के साथ मामला ठीक थे, भाभी के मिलती थी, प्यार करती थी? जी जी, मम्मा के साथ तो था उनका। नहीं, भाभी आपकी जो है जी, वो अच्छा उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे? जी, मेरी मम्मा बहुत करती थी उनके साथ। अच्छा, और भाभी भी करती थी? वो इतना बिल्कुल भी नहीं करती थी, वो जब हमारे घर आती भी थी कोई काम नहीं करती थी, सारा काम मेरी मम्मा या मैं ही करते थे। उन्होंने आके खाना भी खाने आके लेट जाती थी, सो जाती थी आके भी, कोई काम नहीं करती थी आके।
तो अब जो कुछ किया आपकी भाभी ने आपके सर मैं भाई एक के बात कहना चाहूँगी, एनी टाइम उसका मोबाइल नहीं छूटता था, बस टाइपिंग। पता नहीं वो ये हमें कहती थी माँ या बहन से बात कर रही हूँ, ये अल्लाह जानता है, हमने कभी उसका मोबाइल नहीं जानता। उसके अंदर इतनी गंदी बात थी, हमने संडे को जब आना होता था ना, मोबाइल रिकॉर्डिंग में लगा के रखती थी, बहुत गंदी गंदी हरकतें करती थी। मतलब पता नहीं वो कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आ गई, हमें नहीं समझ आती। ये घिनौने हरकतें ये कौन करता है? कोई प्राइवेसी, कोई बात आपस में करे, रिकॉर्डिंग लगा देनी, लोगों के मोबाइल चेक करने। हमने आज तक कभी किया किसी का मोबाइल चेक? हमारी सिस्टर की प्राइवेसी चेक करती थी फ़ोन में, पापा का फ़ोन पकड़ती थी कि क्या बातें करती हैं बहनें आपस में, सारा कुछ देखती तो थी। कभी फिर आपने भाई को समझाया नहीं है इतना कुछ कहा, करती? लेकिन क्या कैसे तो वो नहीं समझते थे। उनको बहुत दफ़ा कहा कि उन्होंने इस तरह किया, वे कहते थे नहीं गलती होगी, तुम लोग का गुमान है, इस तरह नहीं कर सकती वो। ठीक है, तो आप समझ गए हैं भाई? कह सकते हैं, अब तो समझ गए होंगे जो हरकत कर दी है उन्होंने। ठीक है, और वालिद आपका और वालदा तो बड़ा परेशान बहुत होंगे ज़्यादा, बहुत। कि भाई अब कैसा है, क्या कहते हैं? आप तो गई हैं देखने उनको, भाई को, जी जी तो कैसी कंडीशन है? डॉक्टर्स तो बड़ा अलार्मिंग जी, सिचुएशन जैसे बता अभी रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्जन भी रोने लग गया था, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन थी उनकी। ठीक है, कुछ और कहना चाहती हैं आप? बस कि हमें इंसाफ चाहिए, ऐसे उन्होंने हरकत किया उनके साथ भी इस तरह हो। जैसे उनका भी तीन बहनों के एक भाई था, हमारा भी 3 बहनों का एक ही भाई था, उनके साथ भी इस तरह होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने हमज़ा की बहनों की गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने अपने भाई की हालत देखकर अपनी तकलीफ़ और दुख को बयान किया। एक बीवी जो पसंद की शादी के बाद अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, किस तरह उसे इस हालत तक पहुंचा सकती है? क्या ये महज घरेलू झगड़ों का नतीजा है या इसके पीछे कोई और वजह है? यही जानने के लिए हमने माहिर नफ्सियात की राय शामिल की। माहिर नफ्सियात इस बात पर रोशनी डालते हैं कि बाज़ औक़ात घरेलू तनाज़ात के पीछे ज़हनी दबाव, नफ्सियाती मसाइल या गैर मुतवाज़न रवैये कार फरमा होते हैं। ऐसे हालात में ये सवाल उठता है कि क्या बीवी की ज़हनी हालत दुरुस्त है या उसे किसी तौर पर नफ्सियाती इलाज की ज़रूरत है। हमारे नफ्सियात इस वाक़े को एक बड़े तनाज़र में देखते हैं और बताते हैं कि जब रिश्ते में एतमाद और मोहब्बत टूट जाए तो बाज़ अफराद शदीद ज़हनी दबाव में आकर गैर मुतवाज़न फ़ैसले करते हैं। यही वजह है कि ऐसे केसेस में सिर्फ कानूनी कार्रवाई ही नहीं बल्कि नफ्सियाती तज्ज़िया भी ज़रूरी होता है ताकि असल महरक़ात सामने आ सकें। आइए सुनते हैं माहिर नफ्सियात की ज़ुबानी। कि जिसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर पसंद की शादी की बात करें, मोहब्बत की शादी जिसको लव मैरिज कहते हैं, ये आम तौर पे लव मैरिज नहीं होती, ना ही मोहब्बत की शादी होती, ये होती है जज्बात की शादी। वक्ती तौर पे एक दूसरे को किसी वजह से पसंद आ गए, वो अपने घर, ये अपने घर, दूर के ढोल सुहाने, एक दूसरे का पता नहीं था और वक्ती जज्बात को इन्होंने मोहब्बत कह दिया। अब उस मोहब्बत के ज़ेरे असर इनकी शादी हो जाती है और फिर कुछ देर बाद जब लोग थोड़े मैच्योर होते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक खोखले और वक्ती जज्बात थे जिसका नाम इन्होंने मोहब्बत रख दिया था। इस वजह से फिर शादियाँ टूट भी जाती हैं। आप देखें कि आजकल जितने तलाक और खुला हो रही है इस मुल्क में, एक दिन में हज़ारों जो केसेस जो हैं वो अलहदगी के फ़ाइल हो रहे हैं। इसमें सबसे जो ज़्यादा केसेस हैं वो जिसको हमने नाम दिया मोहब्बत की शादी, यानी कि पसंद की। आसान ज़ुबान में बताऊं तो वक्ती जज्बात के ज़ेरे असर शादी के। आज जज्बात थे, एक दूसरे को पसंद कर लिया, कल कलां को जज्बात बदल गए। अब ना माँ बाप की रजामंदी है, ना कोई माशरे की ज़्यादातर इक़्तिदार का इसमें अमल दखल है, तो फिर शादियों में इनको कौन रोक के रखेगा? सिर्फ वक्ती जज्बात जो थे आज नहीं हैं, जब थे शादी चली, जब नहीं है शादी ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट लव मैरिजेस जो अरेंज मैरिजेस है उनमें देखें तो उनमें आमतौर पे वो शादियां ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं। मैं लव मैरिज को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप डाटा देखें तो अरेंज मैरिजेस इसलिए कामयाब होती है कि ना सिर्फ कि उसमें ये जो जज्बात होते हैं वो होते हैं, बल्कि एक माशरे का रहन सहन, एक हमारी वैल्यूज़ होती हैं, ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं। तो जो शादी को जोड़े रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जो अवामल है वो कार फरमा होते हैं, जिसमें ख़ानदान है, जिसमें मज़हब है, जिसमें इक़्तिदार है, जिसमें हमारी वैल्यूज़ है। लव मैरिजेस में तो रोकना तो सिर्फ लड़के लड़की का वक्ती तौर पे जज्बात हैं, आज जज्बे थे कल नहीं है, तो बस ये चीज़ें जो है ख़त्म होगी। तो इसलिए जो लव मैरिज है ये एक बड़ा टॉपिक है कि इसको मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल ये जो एक वबा फैली हुई है, बहरहाल ये लोग ये ना समझे कि मैं इस चीज़ को डिस्करेज कर रहा हूँ, इजाज़त तो बहरहाल है, लेकिन आपने जिसको लव कह दिया है वो लव हरगिज़ नहीं है, वो बस ऐसे ही ये फिल्मों ड्रामों से सीखे गए जज्बात जो हैं जिसको आपने लव कह दिया वो है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब इसमें दूसरी बात ये है जी कि जहाँ तक
एलिमेंट है कि घरेलू झगड़ों का। अब आप देखें कि आजकल घरेलू झगड़े भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे वो लव मैरिज है। आजकल की लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर रही ये जो, बहरहाल मैं लड़कियों की आज़ादी के, इंडिपेंडेंस के खिलाफ नहीं हूँ, औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वुमेन का मैं बड़ा कायल हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये बदतमीज़ी नहीं है। कुछ औरतों ने स्ट्रॉन्ग होने का नाम रख दिया है, मतलब रख दिया है बदतमीज़ होना, बात ना सुनना। आगे से शौहर ने एक बात कर दी है तो उसको 4 बातें करना, अगर शौहर ने कुछ कह दिया है तो उसको आगे से 2 थप्पड़ उसको शौहर को भी लगा देना। अब आप देखें कि ये जो माशरा है इसमें फिर ये भी तो एक बड़ी वजह है, इस तरह से फिर घर जो है वो नहीं चलते। गलत हमने अपने लोगों को सिखा दिया है कि शायद इंडिपेंडेंस का ये मतलब है। अब आजकल आप देखें कहाँ पे आजकल औरतें बर्दाश्त करती हैं। और इस वाकये में आप देखें कि पहले तो ज़्यादातर जो वाकयात रिपोर्ट होते थे कि शौहर ने अपनी बीवी की पिटाई कर दी, शौहर ने अपनी बीवी की को खुदा ना खास्ता को हड्डी तोड़ दी। बहरहाल मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता, जो भी शौहर ऐसे करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन एक औरत का उठ के ऐसा कर देना, अब आप देखें इसके बाद फिर क्या बात रह जाती है। ये तो जुर्म करके सामने आ गई। बहुत सारे घरों में आजकल बीवियां जो हैं वो शौहरों की पिटाई करती हैं। सुबह वो नाश्ते के साथ मार खा के घर से निकलता है, वो क्योंकि जुर्म नहीं होता तो रिपोर्ट नहीं होता, शोर नहीं मचता। ये बात तो एक मीडिया पे आ गई है। लेकिन आप देखें कि आजकल ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, पहले तो ये होता था कि शौहर बीवी की पिटाई करते हैं, आजकल बीवियां भी शौहरों की पिटाई कर रही हैं। लेकिन अब मजलूम शौहर मर्द जो है वो कहां पे जाके बताए लोगों को। औरत तो बता देती है कि अपने हमसाये को बता दिया, माँ बाप को बता दिया कि मेरी जी आज मेरे शौहर ने पिटाई की। बेचारा मर्द किसको बताए? दोस्त को बता सकता है कि मेरी बीवी ने मेरी पिटाई की, कोई हमसाये को नहीं बता सकता, कोई अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकता कि मेरी बीवी ने मेरी पिटाई की। उसके बाद अगर आप देखें कि इस पर्टिकुलर केस में आप देखें ना, रहते रहते जज्बात थे इनके, लव मैरिज थी, अब जज्बात जो है वो नफरत में बदल गए। अब जितना ही शिद्दत से एक दूसरे को आमतौर पे इन्होंने चाहा, फिर उतने ही जो जज्बात हैं वो 180 डिग्री चेंज हो गए। मोहब्बत के जज्बात नफरत के जज्बात में बदल गए। किसी भी वजह से छोटे मोटे झगड़े हो गए। लेकिन इस एक्सट्रीम केस पे जाना कि आप किसी को इतना ही कोई अजियत दे दें, इतना को नुकसान पहुंचा दें किसी हथियार से कि वो हॉस्पिटल के आईसीयू में ही एडमिट हो जाए, ये बहरहाल किसी भी किस्म की नॉर्मल चीज नहीं है। मियां बीवी में झगड़े होते हैं, किसी भी वजह से झगड़े हों, लेकिन इस हद तक जाना ये ऑब्वियसली एक जहनी कैफियत है। मैं समझता हूं एक जहनी वहशत है, किसी इंसान का एक वहशीपन है जो कि उसको इस नहज पे ले जाता है। नहीं तो बड़े सारे इसके और भी चीज़ें हो सकती थी। अगर चलें, लव जो है वो तो कुछ दिनों बाद उड़ता ही उड़ता होता है। और ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो आजकल बच्चे नौजवान ये लव को ऐसे कंधों पे उठा के फिर रहे हैं ना, ये मैं आपको पहले ही प्रेडिक्शन कर दूं, ये कुछ देर बाद आपका जो लव है ये हवा में उड़ना ही उड़ना होता है। लेकिन इनका अगर लव उड़ गया था हवा में, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी और चीजें आप अलहदगी इख्तियार कर सकते थे, आप थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर सकते थे, किसी और को अपने जो रिलेटिव है उनको इन्वॉल्व कर सकते थे अपने मामलात को सुलझाने के लिए, फिर भी नहीं सुलझते। तो अलहदगी आजकल इतनी हो रही है जैसे कि हमारे मुल्क में एक दिन में हजारों सेपरेशन के केसेस जो हैं तलाक और खुला के हो रहे हैं। आप भी उनकी लिस्ट में शामिल हो सकते थे, बड़ा आसान सा तरीका था। लेकिन यह करना कि किसी को इस तरह से जख्मी कर देना, बहरहाल ये उस औरत की वहशत और वहशीपन की अक्कासी करता है जो कि उसकी शख्सियत में रची बसी हुई थी। नाज़रीन, जख्मी नौजवान हमजा इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है और पुलिस ने उसका इब्तदाई बयान कलमबंद कर लिया। पुलिस ने गवाहों के बयानात की रोशनी में तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। दोस्तों और रिश्तेदारों के इब्तदाई बयानात भी ले लिए गए हैं। मुल्ज़िमा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल कर रखी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो अपना काम करने में मसरूफ़ है और 324 की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज है, तफ्तीश जारी है। ये पुलिस का मौक़िफ़ है। लेकिन असल सवाल ये है कि अंदरून लहारी जैसे कदीम इलाके में जहाँ नस्ल दर नस्ल लोग प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहायश पजीर हैं, जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो वो इंसाफ के मुंतज़िर रहते हैं। वो पुलिस की तरफ देखते हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये ख़ानदान भी इसी उम्मीद पर कायम है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखा जाएगा। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि घरेलू झगड़े किस तरह एक ख़ानदान को बर्बाद कर सकते हैं और इंसाफ की फराहमी किस कदर ज़रूरी है ताकि मुआशरे में एतमाद कायम रहे। इंसाफ ना हो तो मोहब्बत भी ज़ख्म बन जाती है। यही उम्मीद है कि इस ख़ानदान को इंसाफ
मिलेगा और मुआशरे में ये पैगाम जाएगा कि जुल्म चाहे घर के अंदर हो या बाहर, उसका अंजाम सजा ही होना चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।